हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज जांशन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन लायबिलिटीज एंड एसेट्स। हम लोगों ने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जो कि था अकाउंटिंग टर्म्स को हम लोग समझ रहे थे, अलग अलग अकाउंटिंग टर्म्स को हम समझ रहे थे। उसी में एसेट्स हमने समझा था, लायबिलिटीज हमने समझा था, और आज हम लोग समझने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन लायबिलिटीज एंड एसेट्स। तो ज़्यादा नहीं, कुछ बेसिक डिफरेंस है, हम इसे देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। बेसिस ऑफ डिफरेंस क्या क्या है? 3 बेसिस ऑफ डिफरेंस है हमारा। ऑनरशिप है, नेचर ऑफ बैलेंस है, और साइड ऑफ बैलेंस शीट है। ठीक है, एसेट्स की बात करते हैं। ऑनरशिप में एसेट्स आर प्रॉपर्टीज पास्ड बाय द फर्म। ये क्या है? एक ऐसा एसेट जो है वो ऐसा प्रॉपर्टीज है जो फर्म के द्वारा पास्ट किए जाते हैं, मतलब फर्म उसको खरीदता है ना। किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के खरीदे हुए प्रॉपर्टीज को हम लोग बिजनेस प्रॉपर्टी नहीं मानते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी कौन खरीदता है? बिजनेस खरीदता है। वहीं लायबिलिटीज की बात करते हैं। लायबिलिटी आर द ऑब्लिगेशन ऑफ द इंटरप्राइजेज अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट। हमने किसी तरह का काम किया, उसके लिए हमने पैसे उठाए, वो पैसा जो कि हमें चुकाना है, कहाँ से? मार्केट से उठा सकते हैं और ऑनर का ही फंड उठा सकते हैं, तो वो लायबिलिटीज कहलाता है। ठीक है, सेकेंड डिफरेंस हमारा है नेचर ऑफ बैलेंस। एसेट्स में एवरी एसेट्स हैज डेबिट बैलेंस। जितना भी एसेट्स है वो हमारा डेबिट बैलेंस है। हमने एक रील पोस्ट किया था जिसमें मैंने आपको बताया है डेबिट और क्रेडिट के बारे में थोड़ा बहुत, आप उससे देख सकते हैं। मैं वापस से बताता हूँ। ठीक है, जो भी एसेट्स हम परचेज करते हैं वो एसेट्स हमारा डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, और जो एसेट्स परचेज के लिए हम अगर मार्केट से बैलेंस उठाते हैं तो वो जो लायबिलिटी होता है, जो हमें चुकाना होता है, वो हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, थर्ड हमारा है डिफरेंस साइड ऑफ बैलेंस शीट। एसेट्स आर शोन ऑन द राइट साइड ऑफ द बैलेंस शीट व्हाइल लायबिलिटीज आर शोन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बैलेंस शीट। अभी हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, जब हम लोग प्रैक्टिकल पढ़ेंगे तो आपको ये मैं दिखाऊंगा और समझ में आएगा आपको कि एसेट जो है वो राइट साइड में होता है और लायबिलिटी, कैपिटल एंड लायबिलिटी हमारा लेफ्ट साइड में होता है बैलेंस शीट। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कैपिटल। कैपिटल किसे कहते हैं? कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस एंटरप्राइज। किसी भी बिजनेस में जो उसका मालिक है, जो उसका ऑनर है, जो उसका प्रोप्राइटर है, उसने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो इन्वेस्टमेंट हमारा कैपिटल होता है। ठीक है, कैपिटल इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल एसेट्स एंड टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। ये हमने पहले भी इस बात को बताया था जब हम लोग कैपिटल के बारे में थोड़ा समझ रहे थे, लायबिलिटीज के बारे में मैंने समझ रहे थे, तो मैंने कैपिटल को बताया था। यहाँ पर वापस से देख सकते हैं, कैपिटल इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। इंटरनल लायबिलिटीज क्या है? कैपिटल ही इंटरनल लायबिलिटीज है ना। और क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस। ये हमने पिछले वीडियो में बताया था, रिजर्व एंड सरप्लस और कैपिटल जो है हमारा इंटरनल लायबिलिटी है। तो कैपिटल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? टोटल एसेट्स से एक्सटर्नल लायबिलिटीज को माइनस करेंगे। अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल। दो तरह के कैपिटल होते हैं, फिक्स कैपिटल होते हैं, वर्किंग कैपिटल होते हैं। ओके, जब हम लोग फिक्स कैपिटल की बात करते हैं तो फिक्स कैपिटल वो कैपिटल होता है जो हमारा लंबे समय के लिए, मोर देन 1 ईयर, जब तक बिजनेस है तब तक हम उस कैपिटल को लगा रखे हैं, उसको हम इन्वेस्ट कर रखे किसी बिजनेस में। जबकि वर्किंग कैपिटल क्या होता है? जो कि होता है ऐसा कैपिटल जो हम डे टू डे यूज में उसको यूज करते हैं। जो हमारा फिक्स कैपिटल होता है वो हमारा फिक्स एसेट्स खरीदने के यूज में आता है, जबकि वर्किंग कैपिटल हमारा करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के डिफरेंस को कहते हैं। ठीक है, वर्किंग कैपिटल में हम ऐसा कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म एसेट्स परचेज कर रहे हैं, और अगर लायबिलिटीज लेकर शॉर्ट टर्म स्टॉक्स परचेज कर रहे हैं, उसी का डिफरेंस हमारा वर्किंग कैपिटल है। ठीक है, हम लोग देखते हैं एक्सपेंसेज। एक्सपेंसेज इट मीन्स द अमाउंट स्पेंड ऑन द कॉस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड अप इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू। ठीक है, हम लोग बिजनेस करते हैं, क्यों करते हैं? रेवेन्यू कमाने के लिए। और इस प्रोसेस में किसी भी तरह का हम अमाउंट स्पेंड करते हैं, किस तरह का? कॉस्ट ऑफ गुड्स के लिए, जो सामान हम परचेज कर रहे हैं उसका कॉस्ट, या सर्विसेज, या उसको प्रोसेस करने के लिए
प्रोसेस करने के लिए हम जिस भी तरह का खर्च करते हैं वो खर्च हमारा एक्सपेंसेस होता है। एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है हमारा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब एक सामान जो हमने बेचा उसका क्या कॉस्ट हमें पड़ा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम ऐसे भी कह सकते हैं, ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। ये जब हम लोग प्रैक्टिकल पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अभी मैं इतना ही आपको बताऊंगा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है जो हम जो भी प्रोडक्ट को बेचे उसका हमारा कॉस्ट क्या पड़ा, सैलरीज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरीज, सैलरी जो हम पे करते हैं, प्रिंटिंग और स्टेशनरीज पे जो हम खर्च करते हैं, पेमेंट ऑफ रेंट्स, इंटरनेट, इंटरेस्ट, कमीशंस, इलेक्ट्रिक चार्जेज एटसेट्रा, ये सब हमारा क्या है? एक्सपेंस है। फिर हम लोग बात करते हैं इनकम का। द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस इज कॉल्ड इनकम। इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। इनकम क्या है? जो हमारा रेवेन्यू है, जो हमारा कमाई है, उसमें से अगर हम खर्चे को, एक्सपेंस को घटा दे तो हमारा इनकम आ जाता है। फिर हम लोग देखते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर डिनोट्स एनी पेमेंट्स मेड टू ऑब्टेन एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज और ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। यहाँ पर एक एक्सपेंसेज होता है, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंसेज क्या होता है? खर्च होता है, जिसे खर्च करना है। एक्सपेंडिचर क्या होता है कि हम ऐसा पेमेंट्स कर रहे हैं जिससे हमें एसेट्स ऑब्टेन हो, गुड्स एंड सर्विसेज मिले या फिर ट्रांसफर ऑफ एसेट्स हो, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है हमारा, वो हमारा लंबे समय के लिए, ऐसा कह सकते हैं, होता है। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है हमारा, वो लंबे समय के लिए होता है। जैसे हम ये नॉन करेंट एसेट्स परचेज करते हैं, उसके लिए हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं। जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो हमारा डे टू डे बिजनेस के लिए जो हम एसेट्स परचेज करते हैं, जो जल्द ही उसको, उस एक्सपेंडिचर को हम कोप अप कर लेंगे, वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू रेफर्स टू द अर्निंग ऑफ बिजनेस। रेवेन्यू क्या है? अर्निंग ऑफ बिजनेस है। बिजनेस में जो भी कमाई हुआ वो रेवेन्यू है। जैसे एग्जांपल में सेल प्रोसीड्स ऑफ गुड, किसी गुड्स को हम बेचे तो हम क्या रेवेन्यू अर्न करेंगे। अर्निंग फ्रॉम इंटरेस्ट, इंटरेस्ट से हम किसी तरह का अर्निंग कर रहे हैं, वो भी रेवेन्यू है हमारा। कमीशन, रेंट, डिविडेंड, डिस्काउंट एटसेट्रा, जितने तरह के कमाई है इसे हम रेवेन्यू कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं डेटर किसे कहते हैं। डेटर, डेटर इज अ पर्सन हु ओन मनी और डेट्स टू द बिजनेस। डेटर्स वो व्यक्ति होता है जो पैसे होल्ड करता है, जो बिजनेसेस को डेट देता है। डेट मतलब कर्ज देता है ताकि बिजनेस बिजनेस कर सके, प्रॉफिट कमाए, और डेटर को कुछ इंटरेस्ट लेकर पैसे वापस कर दे, ठीक है। क्रेडिटर कौन होता है? अ क्रेडिटर इज द पर्सन हुम द बिजनेस ओन्ड मनी, ठीक है। क्रेडिटर वो होता है जिसके पैसे से बिजनेस किया गया हो, ठीक है, उसे हम क्रेडिटर कहते हैं। इसे हम ट्रेड क्रेडिटर भी कह सकते हैं। क्रेडिटर जिससे बिजनेस पैसे लेता है, डेटर जिसे बिजनेस पैसे देता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग गुड्स। गुड्स रेफर्स टू द मर्चेंडाइज, commodities, product, article or thing in which the trade deals. Thus, goods refer to the commodity or things indeed for such. हम ऐसे सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि गुड्स वो सामान है जिसे हम बेचते हैं। एक शॉपकीपर जो भी बेचता है वो उसका गुड्स है। मतलब अगर मेरा कपड़े का दुकान है तो कपड़ा मेरा गुड्स है, अगर मेरा फर्नीचर का दुकान है तो फर्नीचर मेरा गुड्स है, मेडिसिन का दुकान है तो मेडिसिन मेरा गुड्स है। अब बात करते हैं कॉस्ट। कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड और एट्रीब्यूट टू द स्पेसिफाइड आर्टिकल, प्रोडक्ट और एक्टिविटी। कॉस्ट क्या होता है? हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कोई भी काम करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, उसमें किसी भी तरह का एक्सपेंडिचर जो अकर होता है, किसी तरह का पर्टिकुलर आर्टिकल के ऊपर हम कंट्रीब्यूट करते हैं, एट्रीब्यूट करते हैं, उसे हम कॉस्ट कहते हैं। ऐसा समझते हैं कि ये
पेन को हम बेचते हैं 10 रुपये, ये पेन मार्केट में 10 रुपये में बिकता है। इस पेन को बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग करने में, ट्रांसपोर्ट करने में वगैरह 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 एवरीथिंग जितना एक्सपेंसेस लगा दिए वो सब मिलाकर इसका कॉस्ट हुआ। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं स्टॉक का। स्टॉक द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड गुड्स, spares and other items laying in the business concern on any given date are called stock। स्टॉक क्या है? जो अनसोल्ड गुड्स है, ऐसा माल जो अभी तक बिका नहीं है ना, जो अभी रखा हुआ है, गोडाउन में पड़ा हुआ है, वो बिकेगा, उसे हम स्टॉक कहते हैं। इसे हम स्टॉक इन हैंड भी कहते हैं, मतलब ऐसा स्टॉक जो हाथ में। इसके अलावा एक और वर्ड का हम लोग यूज करते हैं, वो वर्ड है स्टॉक एट ट्रेड। इसका मतलब ये होता है कि वैसा स्टॉक जो ट्रेड में है। कहने का मतलब ये कि वो अभी यहाँ से निकल चुका है, मतलब सेलर से निकल चुका है, परचेजर के पास अभी पहुंचा नहीं है और इसका पैसा अभी तक आया नहीं है। ठीक है, उसे हम स्टॉक के ट्रेड कहते हैं। स्टॉक भी दो तरह के होते हैं, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। किसी बिजनेस को जब हम स्टार्ट करते हैं, हम बिजनेस को अलग अलग टर्म्स में देखते हैं। पर डे बेसिस पे देखते हैं, वीकली बेसिस पे देखते हैं, मंथली बेसिस पे देखते हैं, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर ईयरली बेसिस के ऊपर भी हम बिजनेसेस को देखते हैं। हम जिस भी बेसिस पे बिजनेस को देखते हैं, हमारा जो ओपनिंग स्टॉक होता है वो स्टॉक होता है जिस पैसे से हम उस पर्टिकुलर रेंज में बिजनेस करना स्टार्ट किए। मतलब ऐसा समझिए कि अगर हम एक मंथ का बिजनेस देखते हैं, जनवरी का बिजनेस देखते हैं, तो जनवरी 1 को जो स्टॉक हमारे पास है वो हमारा ओपनिंग स्टॉक है, और जनवरी 31 को जो हमारे पास स्टॉक है वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, और ये भी कह सकते हैं कि जो जनवरी का क्लोजिंग स्टॉक है वही फरवरी का ओपनिंग स्टॉक होगा, है ना, क्योंकि यही स्टॉक बढ़ के इधर आ जाएगा। इन्वेंट्री की बात करते हैं। इट इंक्लूड बोथ फिनिश्ड गुड्स एंड कंपोनेंट्स दैट क्रिएट अ फिनिश्ड गुड्स। स्टॉक और इन्वेंट्री में छोटा सा अंतर है, ये चीज़ें लोगों को नहीं पता चलती है, लोग इस चीज़ को नहीं समझते। यही रीज़न है जब हम टर्म्स को बहुत ही बारीकियों से देखते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना। स्टॉक हमारा क्या है? वो गुड्स है जो अभी तक बिका नहीं है, इसका मतलब वो कंप्लीट गुड है। ये पेन अभी तक बिका नहीं है, ये पेन मेरे पास है, इसका मतलब ये स्टॉक है, ये कंप्लीट गुड है। पर जब हम बात करते हैं इन्वेंट्री की, तो ये कहता है कि ये फिनिश्ड गुड जो अभी तक बिका नहीं है वो, और ऐसा कंपोनेंट्स जो कि फिनिश्ड गुड्स बना सकता है, वो दोनों मिलाकर क्या होता है? हमारा इन्वेंट्री होता है ना। हम इन अदर वर्ड्स ऑल स्टॉक आर इन्वेंट्री बट ऑल इन्वेंट्रीज आर स्टॉक कह सकते हैं। सारे स्टॉक इन्वेंट्री है पर सारे इन्वेंट्री स्टॉक्स नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं परचेज। गुड्स परचेज बाय अ बिजनेस आर कॉल्ड परचेज। बहुत सिंपल सा चीज़ है, इसे सब जानता है। जो भी एक बिजनेस, हम जब कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो हम बिजनेस एक्टिविटीज़ को देख रहे हैं, तो कोई भी बिजनेस कोई भी गुड्स को परचेज करता है उसे परचेज कहते हैं। परचेज, अब यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं। परचेज फॉर कैश, अगर हम कैश देकर परचेज करते हैं तो कैश परचेज होता है। परचेज विदाउट कैश हम करते हैं, मतलब क्रेडिट पे परचेज करते हैं तो क्रेडिट परचेज होता है। परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न सबको समझ में आता है, रिटर्न आउटवर्ड समझने में लोगों को दिक्कत होता है। जब हमें ट्रायल बैलेंस बनाने होते हैं और हमारा पीएल अकाउंट बनाना होता है तो लोग अक्सर हाँ रिटर्न आउटवर्ड और रिटर्न इनवर्ड में मिस्टेक करते हैं, इसे हम समझते हैं। अभी आप 11th में हो, आप बिगिनर हो, इन चीज़ों को अगर आप नहीं समझते हो तो फिर आगे चल के परेशानी ज़्यादा होती है। व्हेन परचेज्ड गुड्स आर रिटर्न, जब खरीदा हुआ माल हम वापस करते हैं तो उसे किसे वापस करेंगे? सप्लायर को, जो सेलर है उसे वापस करेंगे। तो ये हम परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं। रिटर्न आउटवर्ड मतलब हम बाहर भेज दिए माल को, रिटर्न आउटवर्ड मतलब माल को हमने बाहर भेज दिया। वहीं पर जब हम बात करते हैं सेल्स का, तो सेल्स क्या है? सेल्स और सर्विसेज सोल्ड बाय अ कंसर्न आर कॉल्ड सेल्स। किसी भी तरह का गुड्स या किसी भी तरह का सर्विसेज जो कि एक बिजनेस कंसर्न बेचता है उसे हम सेल्स कहते हैं। इसमें भी दो आता है, जो हम कैश से सेल्स करते हैं वो कैश सेल्स होता है, जो क्रेडिट से करते हैं वो क्रेडिट सेल्स होता है। यहाँ पर एक और शब्द आता है नेट सेल्स।
नेट सेल क्या होता है? सेल में से अगर डिस्काउंट माइनस कर दिया जाए, सेल्स रिटर्न माइनस कर दिया जाए तो नेट सेल आता है। नेट परचेज भी आ सकता है, परचेज में अगर परचेज रिटर्न को माइनस कर दिया जाए तो नेट परचेज आ सकता है। उसी तरह से सेल्स में अगर किसी भी तरह का हम डिस्काउंट दे रहे हैं उसको अगर माइनस कर देते हैं, किसी भी तरह का सेल रिटर्न हो रहा है उसे हम माइनस कर देते हैं, तो ये नेट सेल्स हो जाता है। सेल्स रिटर्न क्या है? रिटर्न इनवर्ड को ही सेल्स रिटर्न कहते हैं। जब हम रिटर्न इनवर्ड करते हैं इसका मतलब है कि जो हमने सामान बेचा वो सामान हमारे पास वापस आ गया है ना, इसीलिए वो सेल्स रिटर्न कहलाता है। और ये सेल्स रिटर्न इनवर्ड है, इनवर्ड मतलब बिजनेस में वापस आ चुका है, ठीक है। प्रॉफिट क्या है? इट इज अ जनरल टर्म फॉर द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर रिलेटेड कॉस्ट। बहुत ऑब्वियस सा चीज़ है, हम जब बिजनेस करते हैं हम प्रॉफिट कमाने के लिए ही बिजनेस करते हैं। प्रॉफिट कैसे समझ में आता है? जो हमारा खरीद है, जो हमारा कॉस्ट है और जो हमने बेचा उसका जो डिफरेंस आएगा वही हमारा प्रॉफिट होगा। अगर डिफरेंस पॉजिटिव है तो प्रॉफिट है, अगर डिफरेंस निगेटिव है तो ये लॉस है, ठीक। प्रॉफिट में भी ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट को समझते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैंने फिर से बताया, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर देने पे हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। फिर हम लोग देखते हैं नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट मेड आफ्टर अलाउइंग फॉर ऑल द रेवेन्यू एक्सपेंसेस। जितने तरह के रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं वो सब को हटा दे। किस तरह के रेवेन्यू एक्सपेंसेस? सैलरी हो गया, हमें इंटरेस्ट पे करना है, या जो भी किसी तरह का एक्सपेंसेस है, इलेक्ट्रिक बिल या एनीथिंग, वो सब को हम अगर हटा देते हैं तो हमारा रेंट वगैरह सबको हटा देते हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट निकल जाता है। लॉस क्या है? लॉस इज डिफाइंड एज मनी और मनीज वर्थ गिवन अप विदाउट एनी बेनिफिट इन रिटर्न। बहुत ऑब्वियस सा चीज़ है, अगर हमारा कॉस्ट ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है तो हमें लॉस ही होगा, है ना। लॉस दो तरह के होते हैं, ऑपरेटिंग लॉस, नॉन ऑपरेटिंग लॉस। ऑपरेटिंग लॉस कहने का मतलब हमारा कॉस्ट बढ़ गया और हमारा सेल्स कम हो गया तो ये हमारा ऑपरेटिंग लॉस हुआ, है ना। हमने जो दाम में हमें बेचना था उस दाम से ज़्यादा हमें उस प्रोडक्ट को बनाने में ही खर्च हो गया, वो हमारा ऑपरेटिंग लॉस हुआ। नॉन ऑपरेटिंग लॉस क्या है? बहुत तरह की है। हमारे पास एसेट्स है, वो एसेट्स को हमने कम दामों में बेचना पड़ गया किसी कारण से, हमारा नॉन ऑपरेटिंग लॉस है। हमें कहीं से इंटरेस्ट आना था, नहीं आया, नॉन ऑपरेटिंग लॉस है। इस तरह के लॉस है नॉन ऑपरेटिंग लॉस कहलाते हैं। हमारा अकाउंटिंग टर्म और भी है, बहुत सारे हैं जिसे हम अगले वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।